खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अपने बजट में टैक्स देने वाले मिडिल क्लास को खुश कर दिया है। नए टैक्स नियमों के तहत अब 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वालों पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। 3 लाख रुपए तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिसे बीजेपी रिवोल्यूशनरी बता रही है। अब राजनीतिक दल कैश में 2,000 रुपए तक ही चंदा ले पाएंगे। इससे ज्यादा चंदा लेने पर उन्हें इनका हिसाब देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक्ट में संशोधन किया जाएगा। आरबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करेगा। डोनर ये बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों के रजिस्टर्ड ऑफिस में भुनाया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यह बजट कैसा रहा, इस पर पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बजट से कुछ नहीं मिला, ना युवाओं के लिए रोजगार, ना किसानों को राहत। बड़ा सवाल यह कि टैक्स में मामूली राहत से क्या सुधरेगा आपके घर का बजट, और क्या अब सियासी चंदे में ब्लैक मनी के खेल पर लग पाएगी नकेल? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। वजीर खजाना अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 पेश कर दिया है। जेटली ने 21,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में वजीर खजाना अरुण जेटली ने तवाज़ुन बरतने की कोशिश की है। इन्होंने किसानों, नौजवानों, ख्वातीन, गरीबों, छोटे सनतकारों, मुलाजमीन और मुतवस्सित तबके पर खुसूसी तवज्जो दी है। हेल्थ केयर के शोबे में गुजरात और झारखंड में एम्स अस्पताल कायम करने की बात कही गई है। मनरेगा, मुद्रा और दिफाई शोबे के लिए बजट में इजाफा किया गया है। बजट में टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। 3 लाख की आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही 5 लाख से ज्यादा आमदनी वालों को 12,500 का फायदा मिलेगा। क्या खास रहा 2017 और 18 का बजट, देखते हैं। 5 लाख तक की आमदनी पर लगेगा 5% टैक्स। 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। छोटी कंपनियों को टैक्स में 5% टैक्स की छूट। 50 लाख से 1 करोड़ तक के काबिल टैक्स आमदनी पर 10% सरचार्ज। इंश्योरेंस एजेंट पर 5% टीडीएस खत्म। चेक से चंदा ले सकती हैं सियासी पार्टियां। 2,000 से ज्यादा कैश चंदा लेने पर देना होगा हिसाब। सियासी पार्टियां एक शख्स से 2,000 रुपए ही ले सकती हैं चंदा। I therefore propose to reduce the existing rate of taxation for individual assessees between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. Both the donor and the donee were granted exemption from payment of tax if the accounts were transparently maintained and returns were filed with the competent authorities. Additionally, a list of donors who contributed more than rupees 2,000 to any party in cash or check was required to be maintained. 20,000 by who donated 20,000 to any party in cash or check was to be maintained. कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने बजट को मायूस कुन करार दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आम बजट को बकवास करार दिया। जो झटका सरकार ने गरीबों पर मारा, एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी शेर शायरी की जेटली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसके। पॉलिटिकल पार्टीज का जो 2,000 का कैपिंग किया वो अच्छा है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सर, टैक्स रेलवे चौपट होने से यहाँ के पैसेंजर सब जहाज पर चले गए। बात को समझना चाहिए था लोगों को। तो अभी जो एफडीआई है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अब मेकिंग इंडिया, 2 करोड़ नौजवानों को बोले थे हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहीं कोई चीज का जिक्र नहीं है।
वहीं अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि टैक्स में मामूली हेरफेर से आवाम को क्या फायदा होगा, जबकि चंदे से चलने वाली सियासी पार्टियों का अब क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो टैक्स में इस मामूली राहत से क्या सुधरेगा आपका बजट? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान इस बहस में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर एसके दत्ता हैं जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियो में ही। बिहार का, पटना का भी हम रुख करेंगे। निखिल मंडल साहब जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। इसके अलावा डॉक्टर नसीर हुसैन साहब बैंगलोर से हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। और राजीव राय साहब का भी हम रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। डॉक्टर दत्ता, मैं पहला सवाल आज आपसे पूछना चाह रहा हूं। एक कंफ्यूजन इस बात को लेकर था कि जो इनकम टैक्स में छूट की सीमा है उसे 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, जबकि अब यह बिल्कुल साफ है कि 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक जो 10% टैक्स लगता था उसे घटाकर 50% कर दिया गया है, यानी अब 5% टैक्स लगेगा। मुझे लगता है इस पर थोड़ी क्लैरिटी सबसे पहले हमें अपने व्यूअर्स को दे देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं। नहीं, बेशक इस पर क्लैरिटी की आवश्यकता है और भाजपा के जो राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है सुदेश जी, मैं उनसे क्लैरिफिकेशन मांगता हूं इस पूरी चीज़ पे, क्योंकि दोपहर तक मैं तमाम चैनलों पे जब मैं विश्लेषण कर रहा था तो मुझे भी लगा था कि 2.5 लाख से 3 लाख तक की इनकम जिनका है उनको छूट दी गई है आपके मतलब उनको कोई टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स नहीं है। पर अब जो परिस्थिति सामने आया है और जैसे क्लैरिटी आया है, हाँ। अब मुझे लग रहा है कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच में जिनका इनकम है उनके लिए 10% जो पहले शुल्क लगता था, आपके टैक्स लगता था, वो 10% के जगह पे 5% कर दिया गया है और कहीं पे 5% की कमी हुई है जी। तो वो अगर सिर्फ उसका अगर आकलन करे तो वो तो एक वेलकम स्टेप है कि 5% घटा दिया गया हाँ। है। पर ये जो 3 लाख की जो एक कंफ्यूजन है 2.5 से 3 जी, उस पे किस तरह का कंफ्यूजन किस वजह से हुआ है, या फिर क्या फाइनेंस मिनिस्टर के तरफ से ये स्लिप ऑफ टंग हुआ है कि नहीं, या फिर सही में हकीकत में वो चीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। स्पीच में तो हमने साफ सुना कि 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक जो है इनकम टैक्स वो 10% की जगह 5% लगेगा। सुदेश जी, इस पर एक रिएक्शन आप देते हैं, फिर उसके बाद में बहस को आगे बढ़ाऊं। देखिए, बिल्कुल आपने सही समझाया, क्योंकि जो पहले 10% था, जैसे मान लीजिए किसी का 2.5 लाख इनकम है और वो तो टैक्स नहीं देता है, टैक्स भले ही वो टैक्स फॉर्म भरता है, उसके बाद 2.5 से जब 5 पहुंचता है तो 2.5 लाख पर 10% देता है, यानी 25,000 रुपया टैक्स देता है। अब वो जो है 12,500 हो गया है और ये 12,500 का कंसेशन जो है प्रोग्रेसिवली हर स्लैब को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा दिया गया है, डिस्पाइट की इकोनॉमी देखिए कॉन्स्टेंट्स है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का है, क्योंकि मिडिल क्लास ने इतना बड़ा साथ दिया हमारे डिमोनेटाइजेशन ड्राइव का, और मिडिल क्लास के एक्सपेक्टेशंस भी थे। और अगर वो ठीक से सेव करता है, अपने सेविंग को ठीक से रखता है, तो 5 लाख तक बिल्कुल उसको इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, 12,500 भी नहीं देना पड़ेगा अगर अपने टैक्स को ठीक से सेविंग कर पाता है तो ये एक बहुत बड़ा अगर सेविंग कर पाता है। लेकिन ये कहना गलत होगा सुदेश जी कि 2.5 लाख जो इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है, ये कहना गलत होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। अमीर हैदर जैदी साहब, क्या आपको लगता है, जैसा कि सरकार का दावा है कि ये आम आदमी का बजट है, मानते हैं आप ये बात, और इससे एक बड़ी राहत मिलेगी देश के मिडिल क्लास को, खासतौर पर जिस तरह से जो टैक्स स्लैब है उसमें परिवर्तन किया गया है, 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वाले जो अब तक 10% देते थे इनकम टैक्स, अब उनको 5% ही देना है, 12,500 का सीधा सीधा फायदा। देखिए समीर भाई, जो ये कहना चाहिए केंद्रीय सरकार का बजट जो है, ये मैं इसे इंडियन इकोनॉमी, भारत के 2 उसके वर्गों में डिवाइड करूंगा।
ये जो गांव में निवास करने वाली जनता है, जो ये किसान के लिए कहा जा रहा है कि किसान के लिए बजट है, लेकिन किसान का कैसे आमदनी बढ़ेगी? जब ये इलेक्शन में गए थे तो उन्होंने कहा था कि किसान की लागत का 50% हम किसान को देंगे। अब ये कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर हम, कहना चाहिए, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। उसका कोई खुलासा नहीं है, कुछ नहीं कि किसान की आमदनी कैसे दुगनी होगी। सन 2019 में ये इलेक्शन में जाएंगे, 5 साल में किसान की आमदनी ये दुगनी करेंगे। तो सिर्फ घोषणाएं करने से नहीं होता कि हमने साहब गांव के अंदर इतने तालाब खुदवा दिए, उनका साइज क्या था, कितने बड़े खड्डे खुदवाए इन्होंने, उसका कुछ नहीं है। उससे पहले सरकारों ने इतने बड़े बड़े डैम बनवा दिए, उनका तस्करा नहीं है। जो कुछ कर रही है वो, कहना चाहिए, भाजपा कर रही है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, इससे पहले जो सरकारें वेतन आयोग में आती थी वो वेतन भोगी को 40% वृद्धि करती थी। ये अच्छे दिनों की सरकार जो आई है, ये वेतन भोगियों को भी 15% की वृद्धि करके अपनी पीठ थपथपा रही है। इन्हें अगर किसान के हितैषी बनना था तो जैसे वेतन आयोग बना है, ऐसे किसान आयोग बनाना चाहिए। जैदी साहब, यानी मिडिल क्लास में राहत नहीं देख रहे हैं आप? मिडिल क्लास को राहत? सर, मिडिल क्लास को जो राहत दी गई है उस पे तो 5% का ढिंडोरा पीट रही है। हाँ। लेकिन जिसकी आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा है, उसके ऊपर, उस स्लैब के अंदर, कहना चाहिए, कोई कमी नहीं वाली पार्टी है ना। आप अमीरों की चिंता कब से करने लगे? सुन लीजिए, उनकी चिंता नहीं कर रहा हूं। उन्हें फायदा पहुंचाया है। अच्छा, उन्हें फायदा पहुंचाया है। वहां कोई किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर या किसी बड़े पैसे वाले के ऊपर कोई इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने छूट का एक पिटारा उनके लिए खोला है। ठीक है कि उन्हें ये छूट दी जाएगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर नासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नासिर हुसैन साहब, राहुल गांधी ने आज कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई फायरवर्क्स नजर नहीं आया आज के बजट में। किस तरह के फायरवर्क की उम्मीद कर रहे थे आप? देखिए, ये पिछला साल, ये पूरे डिकेड का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन जिसको हम कहें, डिमोनेटाइजेशन का, ये सरकार ने ली थी। अच्छा था, खराब था, हाँ। लोग उसके पक्ष में बोले, खिलाफ बोले, देश के लिए अच्छा है, खिलाफ, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। उसके बाद में उन्होंने एक डेडलाइन दिया था 50 दिन का, और 31 दिसंबर पे पूरा देश जप रहा था कि प्रधानमंत्री 31 दिसंबर को क्या अनाउंस करेंगे। जो उस दिन तो कुछ नहीं निकला। उसके बाद पूरा देश जो है ये बजट को बहुत गौर से देख रहा था, काफी दिनों से वेट कर रहा था। हो सकता बजट में डीमोनेटाइजेशन को लेके उससे क्या निकला है, कितना पैसा ये लोग ब्लैक मनी इकट्ठा कर पाए हैं, कितना वो ब्लैक मनी में लोगों को राहत दिलाएंगे, वो ब्लैक मनी से पैसा जो निकला उसका क्या करेंगे, और आने वाले दिनों में जितनी भी तकलीफ पिछले 60-70 दिन में हुई है लोगों को, या 80 दिन में हुई है, वो उनको कैसा राहत दिलाएंगे, इसके ऊपर कुछ इस बजट में कुछ निकलेगा नतीजा। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई है। इतने बड़े डिसीजन के ऊपर कोई इन्होंने कोई उजाला नहीं डाला है। सिर्फ वही है जो मनमोहन सिंह जी के जो सरकार के जो पॉलिसीज थे 10 साल के, उसी को थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा उधर थोड़ा इधर करके बोला कि बजट है, ये रेवोल्यूशनरी बजट है, ड्रीम बजट है, कुछ भी बोले। यानी आप कोई नई बात नहीं देख रहे इसमें, यानी आप कोई नई बात नहीं देख रहे। राजीव राय जी, किस तरह से आंकते हैं आप इस बजट को? समीर, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो मीनिंग वेयर आर यू गोइंग इफ यू डू नॉट नो विच रोड यू हैव टेकन। इस बात का कोई मतलब ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं अगर आपको रास्ता ही नहीं पता है। जितनी सारी घोषणाएं की हैं, इनकी नीयत को दर्शाता है। इन्होंने बोला हम किसान के इनकम को दोगुना करेंगे 5 साल में। 5% का विकास है किसानों का, 12% हुए बगैर दोगुना नहीं होगा। कैसे उसको करेंगे नहीं बताया। किसानों को कर्ज माफी की बात करते हैं, फिर 10 लाख कर्जा देने की, 10 लाख करोड़ कर्जा का प्रावधान बताया, कैसे देंगे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देंगे नहीं पता है। एजुकेशन का लीजिए, इन्होंने एजुकेशन में देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने के नाम पर इन्होंने बोला परीक्षा की ये बॉडी हटाकर उस बॉडी को बना देंगे। क्यों बना देंगे? कि हमारे आरएसएस को लोगों को वहाँ बिठाने का मौका मिल जाएगा।
नो मतलब कोई भी नया आईटी, मेडिकल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं कुछ नहीं। स्वास्थ्य का आप ले लीजिए तो एक गुजरात में, एक झारखंड में जहां इनकी सरकारें हैं, कहीं देश के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। इनकी नीयत में खोट इस बात से जाहिर होता है कि इनकी कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं थी कि 1 फरवरी को ये बजट पेश करते, जानते हुए भी कि इलेक्शन कमीशन रोक लगाएगा। अगर बाद में पेश करते तो लोग इनसे पूछते कि कर्जा माफी क्यों नहीं किया आपने, घोषणाएं क्यों नहीं की, पैकेज क्यों नहीं दिया आपने, वादे पूरे क्यों नहीं किया। तो अभी रिफ्यूज ले लेंगे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन की चाबुक है और हमें कुछ करना भी न पड़े। इन्होंने जितने भी बातें कही है, जो हम उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो घोषणाएं किए हैं, उन्होंने जो घोषणा पत्र में दिए हैं उसको भी कैसे करें। किसी भी घोषणा का कोई रोड मैप इनसे पूछ लीजिए, कोई रोड मैप कोई नहीं इनके पास। ये एक सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है कि घोषणाएं जो की गई हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वादे जो कि पिछले बजट में किए गए थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में अब जो घोषणाएं की गई हैं उनका क्या रोड मैप तैयार किया है सरकार ने? क्या लगता है आपको निखिल मंडल साहब? नहीं, देखिए समीर भाई, ये नोटबंदी के बाद पहला बजट आया है और निश्चित रूप से बहुत से करोड़ों लोगों की मन में ये चल रहा था कि नोटबंदी से जो तकलीफ लोगों ने भुगती है उसको लेके कहीं राहत की खबर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को आया। नोटबंदी के कारण एक आंकड़ा आया है कि 35 से 40% अतिरिक्त बेरोजगार हुए हैं लोग, जो पहले से बेरोजगारी झेल रहे थे। उसके अलावा ये अतिरिक्त आंकड़ा आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, वहां पिछले साल का आंकड़ा देखा जाए तो 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। ऊपर से इतने सारे जो बेरोजगार हुए हैं वो मसला, और एक आंकड़ा कहता है कि हर साल 10 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि नौकरी को तैयार होते हैं। तो युवाओं को जो नौकरी का जो एक बड़ा एक सेगमेंट, उसको बिल्कुल अछूता रखा गया इस बजट से। किसान की बात हो रही है और सही में मुझे भी याद आया कि उन्होंने कहा कि किसानों के आय को दुगुनी कर दी जाएगी। आंकड़ा यह दर्शाता है कि एक किसान का वार्षिक आय 20 से 24 हजार रुपए होता है। अगर आप उसे दुगुनी भी कर देंगे तो आप 48 से 50 हजार रुपए कर देंगे, यानी 4 से 5 हजार रुपए महीने में क्या कोई किसान जिंदगी जी सकता है? बड़ा ही अजीब सा बात है कि आप कहते ही कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बहुत सी बातें हैं। आप कह रहे हैं पूरे बजट में देखा गया कि ये ऑनलाइन की बात हुई है, कैशलेस की बात हुई है, कार्ड्स की बात हुई है, ई पेमेंट की बात हुई है, लेकिन व्यवस्था क्या है? बैंक्स नहीं है, एटीएम्स नहीं है। आप पिछले बजट में जो आपने कहा था 1663 ब्रांच खोलेंगे बैंक के, उसमें से वास्तविकता यह है कि 78 ब्रांच ही खुले हैं अभी तक। तो कहने का मतलब है जो पुरानी योजनाएं जो थी, जो उसका इंप्लीमेंटेशन भी अभी तक नहीं हुआ। ये तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, लेकिन उसके अलावा अगर मैं अपने बिहार की बात करूं तो हमारे तो कहिए कि बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया बिहार को। स्पेशल स्टेटस का मामला हो या स्पेशल पैकेज जो खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया था, खुले मन से, आरा के मन से कहा था, वो गायब है। आपको जो हमारा लगातार बैकवर्ड ग्रांट जो होता है, BRGF जो होता है, उस पे जो बचे हुए बकाए पैसे हैं उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें, केंद्रांश जो लगातार 60 ऐसे डिपार्टमेंट है, यानी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा बजट। डॉक्टर दत्ता, सुदेश जी से इसका जवाब मैं लेना चाह रहा था, लेकिन सुदेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है किसी टेक्निकल खामी की वजह से। डॉक्टर दत्ता, फिर इसे कैसे माना जाए कि ये देश को फिलहाल आगे ले जाने वाला बजट है? मैं आंकड़ों के मुताबिक इसको बताने की कोशिश करूंगा जी। कृषि के क्षेत्र पे और ग्रामीण क्षेत्र पे लगभग 10 लाख करोड़ का अनुदान दिया गया है, जो अपने आप में क्वांटम लीप है, एक बहुत बड़ा लीप है। इतना बड़े पैमाने पे रकम अगर आप अनुदान के हिसाब से देते हैं तो वो महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्षेत्र है, जिस पे रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज और रेलवेज आते हैं, उस पे लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास अनुदान का राशि रखा गया है। रेलवेज के लिए एडिशनल 1,30,000 करोड़ के आसपास का अनुदान है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे एग्जिस्टिंग जितने सारे योजनाएं हैं, और नरेगा जिस पे अनुदान की राशि बढ़ाया गया है, ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं पे वो ग्रोथ एक्सेलरेशन जरूर करेगा। हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति का रोजगार नहीं है,
एक व्यक्ति अगर अपने पैरों पे अगर खड़ा हो पाता है, छोटा एक उद्योग लगा के, और उसके बाद वो अगर 5 और लोगों को अगर जॉब दे पाते हैं, क्या वो रोजगार नहीं है? इन सब दिशा में देखने की आवश्यकता है, इन सब दिशा में समझने की कोशिश होनी चाहिए। केवल राजनीतिक चीजों के चलते अगर तू मैं होता है नहीं, तो लेकिन आपको लगता है जो अनुदान आप जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई स्किल इंडिया है, इन तमाम चीजों के जरिए जो रोजगार मिलेगा और जिस तरह से खुद एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये जो कमियां हैं रोजगार को लेकर, जिस तरह के हालात हैं अभी और जिस तरह का वादा सरकार ने किया था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, हम अपने टारगेट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं क्या? मैं समझता हूं कि पूरी तरह से तो शायद नहीं हो पाएगा, पर बहुत हद तक उस दिशा में कदम है ये, और हकीकत में कितना होता है वो वक्त बताएगा। एक और चीज पे छूना चाहता हूं, ठीक है, जहां बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की जहां बात आती है, वहां पे एडिशनल 15% सरचार्ज लगाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। तो इसके लिए ये कह देना कि कॉर्पोरेट जगत को खुला छूट दे दिया गया है, मैं नहीं मानता हूं कि वो उचित होगा। ठीक है सुदेश जी, इसके अलावा एक हमने बड़ी बात देखी बजट में कि जो ज्यादा सैलरी वाले लोग हैं, यानी 50 लाख से ज्यादा जिनकी सैलरी है उनको 10% और 50 लाख से कम वालों को 10% और 50 लाख से ज्यादा सैलरी वालों पर 15% सरचार्ज अतिरिक्त कर एक लगाया गया है। तो क्या कहीं ना कहीं योजना अमीरों से लेकर गरीबों को देने वाली है क्या आपकी? देखिए समीर अब्बास साहब, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ये चौथा बजट है एक्चुअली में, और आप देखेंगे कि हमने गरीबों पर विशेष ध्यान दिया है, मिडिल क्लास पर विशेष ध्यान दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रयास किया है। इस बजट को उसी आप कतार में अगर देखें तो आप देखिएगा जो आप बता रहे सरचार्ज हुआ, जैसे जो ज़्यादा कमा रहे हैं, जैसे आपने देखा कि एक तबका है जो बोल रहा है कि ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो ज़्यादा सरचार्ज के रूप में टैक्स देगा, और 5 लाख तक ऑलमोस्ट समझिए कि टैक्स फ्री है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट किया गया है, और जो ये सरकार चाहती थी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जिस तरह से जो भी बात कर रहे थे, लगातार कतार में खड़े रहे, उन लोगों के लिए भी एक इंसेंटिव, उन्होंने सरकार का इतना बड़ा साथ दिया। और जो लोग डिमोनेटाइजेशन के बारे में समझ नहीं पाए, नासिर साहब बोल रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुदेश जी, तो कतार में जो लोग खड़े थे उनको मिला क्या इस बजट में? बढ़ाने का काम किया है। देखिए सब लोग देश के लिए खड़े थे। ये ऐसा बजट है समीर अब्बास साहब, मैं इनका चेहरा देख पा रहा हूँ, इनके चेहरे से मतलब रंगत उड़ गई है कि ये बजट ऐसा क्रिटिसाइज क्या करेंगे। जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या तो पास्ट में जा रहे हैं आप, या तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो अभी आना बाकी है। पास्ट की बात करें जो हमने, ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, बड़े मुश्किल से ये जो बोल पा रहे हैं उसका ऑलरेडी इनबिल्ट हमारे पास मैकेनिज्म बजट के अंदर है। ट्रांसफॉर्मेटिव बजट है ये, पूरे भारत को ट्रांसफॉर्म कर देगा। इतना मैसिव एक्सपेंडिचर आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी नहीं हुआ था। आपको पता होना चाहिए पूरे दुनिया में जब इकोनॉमिक रिसेशन है, यूएस भी 2% ग्रोथ अचीव करने के लिए तड़प रहा है, चाइना को हम क्रॉस कर चुके हैं। डिमोनेटाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट के बाद भी हम 7% ग्रोथ के नजदीक हैं। तो आप सोचिए कि इतना मैसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होने के बाद किस तरह का ग्रोथ दे सकता है। राजीव राय साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एक रिएक्शन राजीव राय साहब छोटा सा। सुदेश जी कह रहे हैं क्रांतिकारी बजट है, आप लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा है, सिर्फ विपक्ष होने के नाते आप लोग इसकी बुराई कर रहे हैं। समीर जी, जिस एरोगेंस और मुंगेरी लाल के हसीन सपने की दुनिया में हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, मैं इनको मोदी जी का वो पार्लियामेंट का वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मनरेगा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक ऐसा गड्ढा है जिस पर मैं बैंड बाजे से फूल चढ़ाता रहूंगा। अगर ये बजट इनको क्रांतिकारी लगता है, 48,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया मनरेगा के लिए, करते रहे 2019 तक नहीं 48,000 उसमें भी झूठ। देखिए मैं उस पर आता हूँ समीर जी, मैं यूपी में राजनीति करता हूँ और बेंगलोर में मेरा कारोबार, मेरे स्कूल कॉलेज चलते हैं। मैं साउथ से लेकर नॉर्थ तक की बातें कर रहा हूँ, मैं हर जगह जनता के टच में हूँ। ये पता ना किस ख्याली दुनिया में जो 48,000 की बात कर रहे हैं उसमें 9,000 करोड़ बैकलॉग है, पहले का है।
मैं चाहता हूं कि मोदी जी की तरह ये ऐसे ही बजट पेश करते रहे कि 2019 में हम इनके राजनीतिक जिंदगी पर फूल माला चढ़ा दें और इनको हमेशा हमेशा के लिए उनको शांत कर दें। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जिस बात की तरफ हमारे जेडीयू के साथी और कांग्रेस के साथियों ने इशारा किया था। समीर जी, आप एक बात से मेरे सहमत होंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद जो रीमाइग्रेशन हुआ, जो हमारे लोग गाँव से छोटे छोटे कस्बों से बाहर रोजगार के लिए गए थे, काम के लिए गए थे, वो वापस आ रहे हैं और उनको रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कर्नाटक नॉर्थ से लेकर साउथ तक लोग पूछ रहे हैं। अपना कंप्लीट कर दूं जो मैं बोलना चाह रहा था। 14 के बाद 15 लाख देने वाले थे, नहीं दिए। अब डिमोनेटाइजेशन ठीक है, मैं आऊंगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ठीक है जैदी साहब, नहीं मैं एक 30 सेकंड, बेरोजगारी दूर करने वाला बजट है या नहीं है? इस बात का जिक्र अभी डॉक्टर दत्ता कर रहे थे, फायदा होगा कुछ कि नहीं होगा? समीर भाई, मैं भी कुछ आंकड़े दे देता हूं, क्योंकि सरकार की सोच ये नजर आ रही है ना कि रोजगार के लिए लोग जाएं, नौकरी के लिए तमाम कंपनियों का दरवाजा खटखटाएं, उससे अच्छा है कि खुद अपनी कंपनी खोल लें, खुद लोगों को रोजगार दें। मैं भी कुछ आंकड़े देता हूं समीर, जल्दी से प्लीज सुन लीजिए। पहले जब इन्होंने बजट पेश किया था तो अनुमानित जो कृषि दर बताई थी वो 4% बताई थी कि कृषि की विकास दर 4% रहनी है पिछले बजट के अंदर। हिंदुस्तान की विकास दर, एक मिनट, हिंदुस्तान की विकास दर 6 कुछ % रही है। कृषि विकास दर 1.2% है इस अब वर्तमान के अंदर। पिछली दफे भी 4% बताई गई थी। हिंदुस्तान की जनसंख्या 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है, बिल्कुल, तो गांव का विकास हो रहा है 1.2% और शहर का इन धंधों का विकास हो रहा है कहना चाहिए 6%। तो जो ये खला है कहां जा रही है? नोटबंदी पे मेरे मित्र बता रहे थे, इन्होंने बताना था 31 जनवरी को कि इन्होंने कितना पैसा जमा किया, कितनी करेंसी जमा हुई, इस पे कोई नहीं बताया गया है हमें। ऐसा इन्होंने दो चीजों को लेकर नोटबंदी की थी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, ठीक है, नकली करेंसी खत्म हो जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि जो बैंक में पैसा जमा हुआ है वो 15.5 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा जमा हो गया है। वो तो डेटा बता ही नहीं रही ना सरकार, बता ही नहीं सकती। ठीक है, जो नकली करेंसी है वो भी करना चाहिए। मैं नसीर हुसैन साहब आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं। ब्रेक के बाद बात होगी कि ब्लैक मनी का जो खेल है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा दिया जाता है उसमें जो ब्लैक मनी का खेल होता है, उस पर आज सरकार ने नकेल लगाने की कोशिश की है और इसे बीजेपी क्रांतिकारी फैसला बता रही है, क्योंकि यह कह दिया गया कि 2000 रुपए तक ही चंदा आप कैश में लिया जा सकेगा। क्या वाकई ये रिवोल्यूशनरी स्टेप है सरकार का? इस पर भी बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो ब्लैक मनी का खेल जो पॉलिटिकल पार्टीज की आड़ में खेला जाता था, क्या उस पर भी लगेगी नकेल सरकार के इस कड़े रुख के बाद? यह है अब हमारा सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर नसीर हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से यह एक मियाद तय की गई है कि 2000 रुपए तक ही चंदा अब कैश में लिया जा सकेगा, बीजेपी ये कह रही है कि पॉलिटिकल सिस्टम की साफ सफाई के लिए उठाया गया क्रांतिकारी कदम है ये तो मानेंगे आप, और तो कुछ मान नहीं रहे। देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग में जितना भी ट्रांसपेरेंसी लाया जाए उतना देश के लिए और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ठीक रहेगा। इसको कांग्रेस और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सवेरे ही बोल देंगे, हम लोग भी इसको वेलकम करते हैं और सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आपकी सरकार थी तब आपने नहीं सोचा इस बारे में? 50 साल पहले हम क्या नहीं सोचे, हम 40 साल पहले क्या नहीं सोचे, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 50 साल पहले नहीं, अभी 2.5 साल पहले आपकी सरकार थी। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, समीर अब्बास साहब जी, जब सरकारें बनते रहते हैं, हर सरकार को नई कदम लेना चाहिए। जो पिछले सरकारें में जो थोड़ी बहुत खामियां रही हैं तो उसको इंप्रूव करते जाना चाहिए। ऐसा मतलब नहीं कि अब 2000 रुपये ले आए हैं तो सारा सिस्टम साफ हो जाएगा। आने वाले सरकारें इसके ऊपर और गौर फिक्र करके और नई चीजें लेके आना चाहिए। लेकिन मैं इनको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। एक तो 20,000 से ये 2000 तक 2000 का डायरेक्ट फंडिंग के नाम पे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है। इन्होंने कितने लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते हैं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसका मतलब जो बंदा 20,000 रुपए देना चाह रहा है वो 10 आदमी के नाम से 2,000 रुपए दे देगा। पॉइंट नंबर 1। सही बात। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने जो बॉन्ड्स की बात की है, इस बॉन्ड्स में सिर्फ ये है कि अब जितना भी पैसा, इसके बदले ये हो सकता था कि डायरेक्ट चेक से ट्रांसफर पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में किया जाए, क्योंकि अब जो बंदा या जो कॉर्पोरेट यानी जो आदमी जो इंस्टीट्यूशन
पैसा चंदे के तौर पे देना चाह रहा है, उसके बीच में और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कई इंटरमीडिएरीज आ गए, बैंक्स आए, आरबीएस आए, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का खेल और लंबा होते जाएगा, इसमें दिक्कतें पैदा होंगी। और जिस पर्पस के लिए सरकार ये कह रही है साफ सुथरा, मुझे लगता है कि वहां पे वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। अदरवाइज जो है, जो भी स्कीम लाया जाएगा पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए, कांग्रेस पार्टी पूरे तौर से उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, सुदेश वर्मा जी, इसका जवाब दीजिए आप कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं और जो चंदे का जो खेल होता था, ब्लैक मनी का जो खेल होता था, उसको खत्म करने की बात की जा रही है, तो फिर ये 20,000 से घटाकर 2,000 करने का क्या फायदा? पहले एक आदमी इकट्ठा करना होता था 20,000 के चंदे के लिए, अब 10 आदमी इकट्ठे करने होंगे। बात तो वही हो गई, खेल तो चलता रहेगा। देखिए समीर अब्बास साहब, मुझे खुशी है कि सरकार ने ये कदम लिया और अपोजिशन ने ये नहीं बोला कि हमें कंसल्ट क्यों नहीं किया डिमोनेटाइजेशन पर, जैसा इन्होंने बोला था। ये एक ऐतिहासिक कदम है, पहली बार किसी सरकार ने पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करने की ओर लिया है और इससे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपने अगर अरुण जेटली जी को ठीक से सुना होगा तो उन्होंने एक बात बोली थी कि सिंगल सोर्स से आप 2,000 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो कल को हो सकता है आपको सोर्स भी आपको दिखाना पड़ जाए। इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि फज कर लेंगे। फजिंग 20,000 में बड़ा आसानी से हो सकता है। आप जैसे 2 लाख 2,000 से कम अगर कोई चंदा दे रहा है, 2,000 तक का चंदा दे रहा है, तो फिर तो 10 लाखों की जरूरत है ना। कष्टदायक थोड़ा सा लीवे दिया गया है, तो जरूरत है, थोड़ा सा लीवे दिया गया है। और दूसरा जो बॉन्ड की बात है, 10 आदमी के नाम पे दूसरा जो बॉन्ड की बात है समीर अब्बास साहब, हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे, सुन लीजिए नासिर साहब, जो बॉन्ड की बात है, ये बॉन्ड आरबीआई इशू करेगी। सिंगल सोर्स 2,000 दे सकता है, ये बॉन्ड खरीदेंगे और ये बॉन्ड पार्टियों को दे सकते हैं। बहुत से लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने बोला था कि हम नहीं चाहते हमारा नाम डिस्क्लोज हो, तो पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, अब नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो इतना बढ़िया सिस्टम लाया। कांग्रेस को तो आज तक कांग्रेस ने कोई स्टेप ही नहीं लिया। ये पॉलिटिकल फंडिंग की बात तो छोड़िए, ट्रांसपेरेंसी जितना न हो सके इतना अच्छा था इनके राज्य में। अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है, माहौल खुला हो रहा है, पिछले वेलकम करना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या है इनके पास? पिछले 67 इयर्स में जितना भी स्टेप्स लिए गए वो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। जितना भी 67 इयर्स में जितने भी निखिल मंडल साहब, आपको लगता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी? जिस तरह से 20,000 की जो सीमा थी उसे घटाकर 2,000 कर दिया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा या फिर इसी तरह से खेल चलता रहेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि 2,000 तक जो चंदा दे रहा है उसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो कहां से लाया, कैसे हुआ, और वो कैश भी दे सकता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए इसमें काफी लूप होल्स है। और आपको याद होगा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 20,000 से 2,000 क्यों करना, अगर 1 रुपए का भाई चंदा कोई दे रहा है तो उसमें विजिबिलिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन दे रहा है, किसके नाम पता सब कुछ होना चाहिए। आज अगर आप वो 2,000 की बात कर रहे हैं कि ठीक है 2,000 तक का आप आंकड़ा रखेंगे, मैं तो दूसरी बात कहता हूं, 2,000 से कम देने वाले, मान लीजिए आप 1500 लोग दे रहे हैं और डोनर का लिस्ट आप 1 लाख दिखा दें, तो आंकड़ा तो फिर वही आ जाएगा। आप डोनर की संख्या बढ़ा देंगे, ठीक है, आप 2,000 से कम 1,900 रुपए ही दिखाएंगे, लेकिन आप दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी में तो यही होता था ना, मायावती कहती थी हमारे सारे डोनर जो हैं वो 20,000 से कम देते हैं, हम नहीं दिखाएंगे कि किसने क्या दिया। नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता। देखिए एक अच्छा कदम था, लेकिन अगर इसे 1 रुपए तक को भी एकदम विजिबल और एकदम ये आरटीजीएस या ऑनलाइन आप कैशलेस सोसाइटी की बात करते हैं, तो 1 रुपए तक को भी आप कैशलेस सोसाइटी के तहत मानते, तो मुझे लगता है ये एक सार्थक कदम होता और बिना लूपहोल का कदम होता। समीर अब्बास ठीक है, साहब, राजीव राय जी, कमीशन ने डिसीजन लिया है, सरकार ने उस डिसीजन को मान लिया है। ठीक है, राजीव राय जी, क्या आपको लगता है सरकार की नीयत साफ है? वाकई ये जो ट्रांजैक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे के, इनको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई है या फिर नीयत में खोट नजर आ रहा है आपको? समीर जी, मैं अपने जेडीयू और कांग्रेस के साथियों के साथ एक बात ये जोड़ना चाहूँगा, इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो 1 लोग को खोजना पड़ता था 10 लोगों को खोज लिया जाएगा और दिखा दिया जाएगा। और मुझे डर है या मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फर्जी मिस कॉल देकर 10 करोड़ तथा कथित सदस्य बनाए गए थे, उनके नाम पर पैसे न इकट्ठा कर लिया जाए कि हमारे तो 10 करोड़ सदस्य थे, मिस कॉल देकर हमने बनाए थे, पहली बात। और दूसरी बात,
जो चेक से भी या अकाउंट से बड़ी बड़ी कंपनियां अदानी अंबानी जैसे लोग देते हैं, तो इसको भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो केंद्र में सरकार हो, चाहे आज भाजपा के, कल कांग्रेस के ऊपर मेरी हो, किसी की भी सरकार हो, इनको भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई उनको अनवांटेड अनकॉल्ड फॉर फेवर नहीं किया गया। इन दो बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, एक बेईमानी है। और मैं फिर बात को उसके साथ खत्म करूंगा कि इस पर जरूर हम लोग चेक रखेंगे कि वो जो पैसे आ रहे हैं, संभव नहीं है हालांकि, जो पैसे आ रहे हैं मिस कॉल वालों को तो पैसे नहीं है, 10 करोड़ लोग हर साल उसको जमा करते रहो उनके नाम पर। लेकिन राजीव राय जी, अभी तक अगर किसी भी पार्टी ने यह मुद्दा पहले उठाया होता तो शायद हम इस पर बहुत आगे बढ़ चुके होते। अब कम से कम 20,000 से 2,000 पर तो आए हैं, अभी तक तो 20,000 ही चल रहा था और आप लोगों को किसी को ऐतराज नहीं था, किसी पार्टी को ऐतराज भी नहीं था। हमने कहा विरोध किया, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो विरोध तो किए नहीं, हम तो राइडर लगा रहे हैं, हम तो कोई विरोध नहीं लगा रहे हैं, हमने उस पर चेक और बैलेंस की बात करी है। ठीक है, नहीं हमारी कभी केंद्र में सरकार रही नहीं ना, हमने इन प्रावधान बनाया था, जिन लोगों ने प्रावधान बनाया था हम उसके साथ ठीक है, जो नया प्रावधान बना उसके साथ भी हम ठीक है, बस चेक एंड बैलेंस। अमीर हैदर जैदी साहब इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि जैदी साहब की पार्टी का दामन सबसे ज्यादा पाक साफ है इस मामले में, और एक है आम आदमी पार्टी। ठीक है जैदी साहब, समीर भाई, क्या आपको लगता है बड़ा फर्क पड़ेगा 20,000 से 2,000 करने में? मैं बता रहा हूं, छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले। हाँ। इस मामले में सारी पॉलिटिकल पार्टी एक सी नजर आती है हमें। हाँ। अगर ये यकीनन राजनीतिक चंदे पे ईमानदार हैं, हाँ। तो जैसे उम्मीदवार का खर्च एक लिमिट है, उसके अकाउंट में जुड़ता है इलेक्शन में, तो इन्होंने स्टार प्रचारक का भी अमाउंट लिमिट होना चाहिए कि स्टार प्रचारक पे कितना खर्च होगा इलेक्शन के अंदर। दूसरे, अगर ये ईमानदार पहले इसको तो वेलकम नहीं कीजिएगा, मैं इसे भी 20,000 की मियाद जो है वो 2,000 तक सिमट गई। आ रहा हूं सर, उस पर भी आ रहा हूं। अगर ये इलेक्शन के चंदे पे इतने ईमानदार थे तो आज घोषणा होनी चाहिए थी कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में आएंगी और सबको अब अपना हिसाब देना होगा। बिल्कुल। अब इन्होंने देश को उम्मीद तो यही है। सुन लीजिए, इन्होंने एक काम और किया है, ऐसा हो, इन्होंने एक काम और किया है कि अब जो एक आदमी 20,000 चंदा दे रहा था, सारे मेरे मित्र बता रहे हैं, अब उसके लिए 10 आदमी ढूंढ लेंगे। बल्कि एक नई विंडो खोल दी कि आप बैंक जाइए, आरबीआई जाइए, वहां से एक बॉन्ड पत्र खरीदिए, कैसे ही पैसे से खरीदिए और पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए। किस नाम से वो खरीदा जाएगा, उसकी आईडी वहां ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, उसका हिसाब वो रखेगा या नहीं रखेगा, इसका कोई क्लियर इसके अंदर सुदेश जी जवाब दिया गया। जी जी जैदी साहब, सुदेश जी जल्दी से, ये आरबीआई में आपने एक विंडो और खोल दी, इलेक्टोरल बॉन्ड वहां से जाकर कोई भी ले ले, कहां से पैसा लाया ये बताने की जरूरत नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर उसको भुना भी ले। वाले मामले में हम पीठ नहीं थम पा रहे अपना। समीर अब्बास साहब, ये 2000 वाला मामला जो है, इनको पता होना चाहिए, चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया, सारे पार्टी ने वेलकम किया था, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हमें क्रेडिट देना है आपको तो दीजिए। जो हमने बॉन्ड की बात की है, जो फंडिंग को ट्रांसपेरेंट कर देगा, पहले फंडिंग को ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, फिर एक्सपेंसेस की भी बात करेंगे। ठीक है, जो काला धन से फंड होता है अब नहीं हो सकता, आप जाके भी नहीं कर सकते। आपने आरबीआई में एक विंडो और खोल दी बनाते हैं, कोई भी कहीं का भी पैसा ले जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड ले ले, आपके पास अभी है, और किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वहां जाकर भुना ले, तो ये तो एक और विंडो मिल गई ना ब्लैक मनी खपाने की। नहीं, ब्लैक मनी नहीं, आरबीआई पॉलिटिकल पार्टी के लिए चंदा कलेक्शन का सेंटर बन गया। साहब थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दूं, कैसे काम करेगा ये। आरबीआई का जो बॉन्ड है, आरबीआई बॉन्ड इशू करेगी और कोई भी व्यक्ति जो चंदा देना चाहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 करोड़ चंदा देना चाहता है तो 1000 करोड़ का बॉन्ड ले लेगा और ये बॉन्ड को किसी भी पार्टी को दे सकता है, किसी को 100 करोड़ दे सकता है, किसी को 10 करोड़ दे सकता है, और पार्टी के पास उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा। उस आरबीआई के पास तो है, लेकिन पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है किससे कितना लिया है, तो इससे ट्रांसपेरेंट फंडिंग तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ब्लैक मनी का सवाल ही नहीं है। आरबीआई से आपको पैसा दे के लेना पड़ेगा, उसके बाद आप किसको देते हैं ये आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। उसके बाद और उस शख्स का पूरा रिकॉर्ड आरबीआई में मौजूद होगा। कैसे नकेल लगाया जाए, आरटीआई पे लोग इतने कटिबद्ध है तो आ जाए आरटीआई पे। ये तो बताना पड़ेगा, जिसने आपको 2 करोड़ का चंदा दिया आरटीआई के दायरे में, कहीं वो दाऊद इब्राहिम ने तो नहीं दे दिया, कहीं बाहर से सीआईए से तो नहीं आ गया, किसने वो बॉन्ड बनवा के आपको दिया है? सर वो चंदा दे ही नहीं पाएगा ना दाऊद इब्राहिम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खरीदेगा ना, बता के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खरीदना पड़ेगा।
आप अगर ईमानदार की इब्राहिम खरीद पाएगा तभी तो दे पाएगा। आप ऐलान कीजिए हमारी पार्टी। अरे भाई साहब, चेक से ही खरीद पाएंगे आप उसको, 1978 से इनकम ब्लैक मनी से नहीं खरीद पाएंगे। आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरते? डॉक्टर दत्ता, आपको लगता है कि इससे एक बड़ा बदलाव आएगा आरबीआई का ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है? क्योंकि सुदेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो भी शख्स चंदा देगा उसका रिकॉर्ड आरबीआई में तो चला ही गया। अब पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताने की जरूरत, पॉलिटिकल पार्टीज अपना इनकम टैक्स भरेंगी। दो चीज़ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा। एक तो है कि 2000 तक का जो एक कैश का जो स्लैब रखा गया है, वो कहीं ना कहीं पे एक छोटा सही पर एक सही दिशा में पहल जरूर है। पर हाँ, इस पे ये जरूर है कि 10 लोग आप इकट्ठा होके वो कर देते हैं, वो एक विषय है। और मैं समझता हूँ कि उस पे सरकार को क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता है। जहां बात आती है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की, आरबीआई के माध्यम से कोई संस्था अगर डोनेशन दे या फिर कोई व्यक्ति अगर डोनेशन दे, कहाँ से आ रहा है ये पैसा और कितना आ रहा है और कौन सा संस्था दे रहा है, किस हिसाब से दे रहा है, कहाँ से ये फंडिंग आई है और किस जगह पे जा रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहा है, ये तमाम चीज़ों की रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी और रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखे उस चीज की रिकॉर्ड, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को कह दिया जाए कि आप इन सब चीजों का खुलासा करें। अगर इस दिशा में अगर पहल अगर होता है, तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती नहीं वो कि उसने चंदा कहां से लिया, ये बताना पड़े। उचित कदम होगा। पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं भी बताती है, आरबीआई अगर खुलासा कर देता है या फिर आरबीआई के डोमेन पे अगर ये बात अगर आ जाती है, तब भी ये सटीक दिशा में कदम होगा। बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिसपे संशोधन हो सकता है और जब संसद में चर्चा होगी, बहस होगी, मैं मानता हूं कि अमेंडमेंट्स के माध्यम से ये सब चीजें आ सकता है। ठीक है डॉक्टर हुसैन, आप कुछ एक मिनट जैदी साहब, डॉक्टर हुसैन आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। और क्या मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि क्या आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ये मांग करेगी कि 2000 की जो लिमिट है उसे भी खत्म किया जाए, सारे पैसे का रिकॉर्ड हो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा रहा है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो? देखिए कोई स्पोक्स पर्सन यहाँ पे बता रहे थे अभी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स जो खरीदा जाएगा उसका नाम कौन खरीदा है, कैसे खरीदा है, कितने पैसे के, वो आरबीआई के पास है। इसका मतलब आप पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो एक दबाव रहता था कि आपको कौन पैसा दिया, क्या पैसा दिया, उससे उनको छुटकारा मिल गया। अब पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन पैसा दिया, आरबीआई के पास रहेगा। लेकिन आरबीआई के पास जो पैसा आ रहा है, यानी जो बॉन्ड खरीद रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, काला धन है या व्हाइट धन है। अगर आप मल्टीपल बॉन्ड्स खरीदें, कोई 1 करोड़ दे रहा था पहले चंदा, वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉइज या सब कॉन्ट्रैक्टर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा वो एक करोड़ को मल्टीपल बॉन्ड्स में डिवाइड कर देगा और उनको वहां से खरीद लेके उधर दे देगा। इसमें आपको बच कहां रहा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी कहां आ रही है? अब एक कॉर्पोरेट, अब जब समझिए कि बीजेपी आज पावर में है, बीजेपी आज पावर में है, किसी कॉर्पोरेट को मदद कर रही है कोई टेंडर में। अब कल उससे अगर 5 करोड़ रुपए का चंदा लेना है, वो 5 करोड़ चंदा इकट्ठा नहीं देगा, 50 उसे अलग अलग उसमें उसको ब्रेक कर देगा, बॉन्ड्स खरीदेगा, अलग अलग नाम पे ले जाके वहां पे जमा कर देंगे। तो इनको कहां से सोर्स ऑफ फंडिंग कैसे मिलेगी? कोई 50,000 का बॉन्ड होगा, कोई 25,000 का बॉन्ड होगा, कोई 1 लाख का बॉन्ड होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे कंप्लीट क्लेंसिंग नहीं हो रही है, एक अटेम्प्ट हो सकता है। आज सोर्स ऑफ फंडिंग क्लीन नहीं है, सोर्स ऑफ फंडिंग क्लीन होगा, ये बड़ा जरूरी है। कैसा क्लीन होगा भाई, आप बताइए। अगर कोई कॉर्पोरेट हाउस अपने कोई एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 5 लाख रुपए पर महीना है, अगर वो 25,000 50,000 रुपए का चंदा दे रहा है, आप कैसा उसको फंडिंग बताएंगे? बॉन्ड किसको कितना दिया, उससे क्या मतलब है आरबीआई का? समीर भाई पहले हुसैन साहब वो कह रहे हैं सोर्स बताना पड़ेगा, सोर्स क्लियर करना पड़ेगा। नहीं, पहले 20,000 का चंदे से ज्यादा अगर कोई देता था, 20,000 से ऊपर का चंदा, तो पॉलिटिकल पार्टी को बताना पड़ता था। अब उससे भी छूट मिल गई, अब आपको कुछ नहीं बताना है, पूरा से बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए। अब पॉलिटिकल पार्टी 20,000 से दे दो, 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, पॉलिटिकल पार्टी को बताने की अब आवश्यकता नहीं। एक नई विंडो खोलिए अपने लिए, सुदेश जी का नहीं बताना पड़ता था। हालांकि हमारी पार्टी रिकॉर्ड रखती है, लेकिन बताने की जरूरत नहीं थी। हाँ, बताना नहीं पड़ता था, ये बात सही है। 20,000 से ऊपर की चंदे की फंडिंग बतानी पड़ती थी। कोलकाता के अकाउंट में ठीक है। राजीव राय जी, ये जो कैशलेस इंडिया की बात की जा रही है, और जिस तरह से अब ये इस बजट में ये तय कर दिया गया है कि भाई 3 लाख से ऊपर अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं
3 लाख रुपए से ज्यादा आपको पेमेंट करना है तो वो आप कर ही नहीं सकते कैश में, पैन कार्ड देकर भी नहीं कर सकते। ये आप मानते हैं एक वेलकमिंग स्टेप है? कम से कम उधर जो ब्लैक मनी लोग खपाते थे वो अब बंद होगा। देखिए समीर साहब, गांव के बच्चों को भी इंग्लिश सिखाना वेलकमिंग स्टेप है, सारे लोग स्वीकार करेंगे। गांव के बच्चों को भी इंग्लिश बोलने आना चाहिए, लेकिन उससे ग्रामर से पहले एबीसीडी तो बताना चाहिए, एबीसीडी तो सिखाना चाहिए। कैशलेस इंडिया की जब बात करते हैं, हम यूपी में स्मार्टफोन देने की बात करते हैं तो आप हमारा मजाक उड़ाते हैं। लोगों के हाथ में स्मार्टफोन नहीं होगा और आप कैशलेस इंडिया का सपने देख रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, बिना एबीसीडी पढ़ाए बच्चों को ग्रामर पढ़ाने की बात कर रहे हैं और शेक्सपियर को समझाने की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए बहस के शुरुआत में कहा था मोबाइल धारक हैं आज की तारीख में भी, इनको कहां जा रहे हैं, जब रास्ता कहां है? हाँ। 80 करोड़ देश की आबादी कितनी है और 80 करोड़ में स्मार्टफोन वाले कितने हैं और नेटवर्क कनेक्शन कितने हैं और कार्ड कितने हैं और बैंक में अकाउंट कितने हैं और बैंक कितने? बिल्कुल, ये बात सही है। कौन गौर करेगा? ये बात सही है। इंटरनेट की उपलब्धता ही हमारे देश बहुत में बुनियादी बात कर रहा हूं, बहुत बुनियादी बात कर रहा हूं। जी जी जी, अब बताइए ये किसके लिए कैशलेस काम भी कर रहे हैं? ठीक है सुदेश जी, आखिरी लास्ट कमेंट आपसे, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। कैशलेस इंडिया आप कैसे बनाएंगे? लग रहा है सुदेश जी से हमारा संपर्क कट गया है। डॉक्टर दत्ता, अगर इस सवाल का जवाब आप दे पाएं। उम्मीद आपको नजर आती है, आगे बढ़ते हुए हम नजर आते हैं इस बजट में। नहीं, कहीं ना कहीं पे एक नया पहल तो है जरूर, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अब ये पहल हकीकत में कितना तब्दील होता है वो महत्वपूर्ण है। जाते जाते एक बात जरूर कहता जाऊंगा, कैशलेस इकोनॉमी की जहां बात आती है, भारत जैसे जटिल देश के लिए 100% कैशलेस इकोनॉमी नहीं हो सकता है। आज तक किसी भी दुनिया के मुल्क कामयाब नहीं हो पाया है, मात्र स्वीडन को छोड़ के। इस देश के आर्थिक सामाजिक हालात को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग 25 से लेकर 30% भी अगर कैशलेस तो वो भी बड़ी बात होगी। वो अपने आप में बहुत बड़ी लेकिन ये नोट बैन के बाद डेटा क्यों नहीं बताया जा रहा, कितना ब्लैक मनी आया, ये इससे क्यों गुरेज? वो मैं थोड़ा सा अचंभित रहा हूं, क्योंकि मैं अपेक्षा कर रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 31 जनवरी को सार्वजनिक हो जाएगा चीजें। अब नहीं हुआ है, किस कारणवश नहीं हुआ है वो आरबीआई जवाब देगी। पर अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर आरबीआई की तरफ से एक बाकायदा बुलेटिन जारी होगा। चलिए, देश तो उम्मीद कर रहा है, देश आज भी बड़े उम्मीद की नजरों से देख रहा था वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ। उम्मीद थी कि बजट के दौरान ही शायद ये बता दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। राजीव राय जी, अमीर हैदर जैदी साहब, डॉक्टर नसीर हुसैन, निखिल मंडल साहब, सुदेश वर्मा जी और डॉक्टर दत्ता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।